A ray of light of wavelength 5030 angstrom is incident on a totally reflecting surface. सरफेस जो है वो टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरह से मिरर जैसी सरफेस है जिसमें लाइट रे इंसिडेंट करेगी और इंसिडेंट करके रिबाउंड भी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली हिट कर रही है और फिर ये रिबाउंड हो रही है। ठीक है, तो मोमेंटम कितना डिलीवर होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो रे के पास अगर वेवलेंथ दी हुई है लैम्डा, तो उसके पास जो मोमेंटम होगा वो होगा h ओवर लैम्डा। ठीक, अगर एक फोटोन हिट करेगा जाके तो उसके पास मोमेंटम कितना होगा h ओवर लैम्डा। अगर ये फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होता, कितना मोमेंटम रे डिलीवर करती सरफेस को, तो वो p के बराबर। लेकिन सिंस ये फोटोन रिबाउंड हो जा रहा है तो जो मोमेंटम डिलीवर करेगी रे फोटोन सरफेस को वो कितना होगा, वो होगा 2p। तो क्या आंसर बन गया इसका 2h ओवर लैम्डा। अब आपको h की वैल्यू दी पता होती है, लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है, सारी वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। सो योर आंसर विल बी अराउंड बी पार्ट। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ कार्बन 6c12 न्यूक्लियस। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछिए, पर न्यूक्लियन कितनी बाइंडिंग एनर्जी होगी। ठीक है, आपको कार्बन न्यूक्लियाई का मास दिया है, प्रोटॉन का मास दिया है, न्यूट्रॉन का मास दिया और एक एमईवी में कितनी एमईवी, तो वो सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक, तो आराम से देखो, अगर कार्बन का हमें न्यूक्लियस बनाना है तो 6 तो हमको प्रोटॉन्स लेने पड़ेंगे और उनके साथ 6 न्यूट्रॉन्स रखने पड़ेंगे और फिर हम कार्बन का न्यूक्लियस बना सकते हैं। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, पहले अगर हम इसमें मास डिफेक्ट निकालें तो मास डिफेक्ट जो होगा वो हो जाएगा 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कैपिटल एम लिख सकते हैं, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये होगा मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो वही बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो सबसे पहले मास डिफेक्ट ही कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है आपके पास 1.0078 एटॉमिक मास यूनिट प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.0087। और इन सबको जोड़ के इसमें से जो न्यूक्लियस बनेगा उसका मास माइनस कर देंगे तो वो दिया आपको 12.000। ठीक, जब आप ये मास डिफेक्ट निकाल लोगे तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो होती है, ये पूरा मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। उतनी ही एनर्जी से सिस्टम बाउंड होता है, जितनी एनर्जी मास डिफेक्ट होने की वजह से लिबरेट कर दी जाती है उतनी ही एनर्जी से सिस्टम बाउंड होता है। तो इनटू एक एटॉमिक मास यूनिट को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोड्यूस होती है। तो इनटू 931.5 या 4 इतनी एमईवी जो होगी वो होगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी। इतनी एनर्जी से सिस्टम स्टेबलाइज होगा। इतनी एनर्जी अगर इसको पॉजिटिव में वापस आप दे दोगे तो इतनी एनर्जी की वजह से फिर सिस्टम लिबरेट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आपको खुद कर लेनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। Energy of 24.6 electron volt is required to remove one of the electrons from a neutral helium atom. Neutral helium atom में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, और उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये पहला आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है ये। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन। फिर कह रहे हैं द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए न्यूट्रल हीलियम एटम। दोनों इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो एक के लिए तो दे दी गई है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब उसमें हम बोर्स एटम का जो स्ट्रक्चर है वो लगा सकते हैं, क्योंकि हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम से मैच कर रहा है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की जो एनर्जी होती है nth लेवल की, वो होती है -13.6 Z² ओवर n²। सिंस ये ग्राउंड स्टेट में था, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। इसका मतलब उसके पास जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी E1 आप उसको कह सकते हो -13.6 Z², 2 का स्क्वायर 4 अपॉन n² 1। इतनी नेगेटिव एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। ठीक, तो हीलियम का ये न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। तो इस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो इतनी है। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी 13.6 इंटू 4।
इतनी एनर्जी से सिस्टम बाउंड है, तो इतनी एनर्जी अगर मैं इसको और सप्लाई कर दूंगा इस सिस्टम को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये कुछ आ जाएगा 54 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा ये। तो किसी न्यूट्रल हाइड्रोजन हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी आपको दी हुई है 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो हमने निकाली ली, इसको मल्टीप्लाई करके 54.4 कुछ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों को निकालने के लिए टोटल एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। If the radius of first Bohr orbit is x, पहले बोहर ऑर्बिट की रेडियस दी x, then the de Broglie wavelength, de Broglie wavelength of electron in third orbit, थर्ड ऑर्बिट में de Broglie wavelength कितनी होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। आराम समझना आपको। अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आपको r दी हुई है, तो थर्ड ऑर्बिट की x दी हुई है, तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस कितनी हुई, तो जो nth ऑर्बिट की रेडियस होती है rn, तो वो होती है हाइड्रोजन एटम में A0 इंटू एन स्क्वायर। ठीक, अगर हाइड्रोजन एटम ही माने, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आपकी x है, तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आपकी जो हो जाएगी 9 का स्क्वायर इंटू एक्स, यानी 9x होगी। ठीक है, रेडियस कितनी हो जाएगी थर्ड ऑर्बिट की 9x। अब थर्ड ऑर्बिट में वेवलेंथ कितनी होगी, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखें तो उसमें इक्वेशन ये बनती थी, क्या इक्वेशन बनती थी, mvr इज इक्वल टू n टाइम्स h ओवर 2 क्लियर। ठीक है, अब अगर हम 2 को धर लें और mv को धर ले जाएं, तो ये वो बन गया 2 और इस तरफ क्या हो गया, ये हो गया n टाइम्स h ओवर mv। h ओवर mv क्या बनेगा, h ओवर लीनियर मोमेंटम, ये होता है वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ, मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ। हर मूविंग पार्टिकल एक वेव की तरह रिप्रेजेंट होता है, और उसकी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है, जो मैटर वेवलेंथ होती है, वो होती है h/mv। तो ये इक्वेशन बन गई। ठीक, अब जरा इस इक्वेशन में हम फिट करें तो रेडियस कितनी है 9x, ऑर्बिट कौन सा है थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ। 2πr कितना है 9x इज इक्वल टू n कितना है 3, और ये डी ब्रॉय वेवलेंथ आ गई आपकी लैम्डा। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ की वैल्यू आपको मिलेगी, ये 3 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये हो गया 6πx। उस ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैंडिंग वेव बनाएगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से। A star initially has 10⁻40 neutrons. It produces energy via the process, कोई एक फ्यूजन की प्रोसेस दी है, 1h2 प्लस 1h2 ऐड होके 1h3 बना रहे हैं, प्लस एक प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, और फिर जो 1h3 में बन रहा है वो फिर से एक 1h2 के साथ मिलकर ट्वाइस He4 बना रहा है, और एक न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है, न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक, और इसमें सबके मासेस दिए हैं, 1h2 का मास कितना है, प्रोटॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास कितना है, और हीलियम का मास कितना है। ठीक, फिर कह रहे हैं अगर एवरेज पावर रेडिएट जो कर रहा है स्टार, वो 10⁻16 वाट है, यानी 10⁻16 जूल पर सेकेंड जो है वो पावर रेडिएट कर रहा है स्टार। तो अगर इतनी पावर प्रोड्यूस कर रहा है स्टार, तो जो न्यूट्रॉन की सप्लाई है 10⁻40 न्यूट्रॉन की, वो कितने टाइम तक चलेगी, वो आपसे पूछा गया कितने टाइम तक वो चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नेट ओवरऑल न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है, उस ओवरऑल रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर हम सोचेंगे कि अगर 10⁻16 जूल एनर्जी रिलीज करनी है तो कितने न्यूट्रॉन कंज्यूम होंगे, और फिर हम ये सोचेंगे कि कितने न्यूट्रॉन हैं आपके पास, तो कितने टाइम तक न्यूट्रॉन चल जाएंगे। ठीक है, पहली प्रोसेस आपको जो ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन का वो समझ में आना चाहिए। सबसे पहले ये देखेंगे कि, तो सबसे पहले हम इसमें ये चेक करेंगे कि आपकी नेट ओवरऑल फ्यूजन की रिएक्शन क्या है, फिर उस रिएक्शन में कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है और कितने न्यूट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं। फिर हम सोचेंगे 10⁻16 जूल एनर्जी लिबरेट करने के लिए कितने न्यूट्रॉन कंज्यूम करने पड़ेंगे हमको, और फिर सोचेंगे कि कितने टाइम तक सप्लाई चल सकती है अगर आपके पास टोटल न्यूट्रॉन 10⁻40 है। क्लियर। ठीक है, तो पहले ओवरऑल रिएक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो रिएक्शन क्या है, पहला पार्ट रिएक्शन का है 1h2 प्लस 1h2,
ये दोनों मिलके दोनों ड्यूटेरियम फ्यूज करके क्या बन रहा है 1H3 और एक प्रोटॉन रिलीज हुआ। और दूसरी जो रिएक्शन है वो है 1H2 प्लस 1H3। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं ट्वाइस He4 और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज किया। ये दोनों रिएक्शंस हैं। तो नेट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 1H3 से 1H3 क्या हो गया कैंसिल आउट। होना भी चाहिए क्योंकि इसमें कहीं 1H3 का मास दिया ही नहीं है आपको। 1H2 का मास दिया, प्रोटॉन का मास दिया, न्यूट्रॉन का मास दिया और हीलियम का मास दिया। तो इधर आ गए 3 ड्यूटेरियम और वो ऐड करके बना रहे हैं हीलियम का न्यूक्लियस प्लस एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन। अब इस प्रोसेस में 3 न्यूक्लियाई यूज हुए हैं। इसमें मास डिफेक्ट कितना होगा इस प्रोसेस का? तो जो मास डिफेक्ट होगा वो 3 टाइम्स मास ऑफ ड्यूटेरियम 2.014 माइनस मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई 4.001। ये मास ऑफ रिएक्टेंट है और इसमें से मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस करने जा रहे हैं, प्लस प्रोटॉन का मास 1.007 प्लस न्यूट्रॉन का मास 1.008। तो ये मास डिफेक्ट निकाल लोगे आप। मास डिफेक्ट को इतना मास डिफेक्ट हो रहा है और जितना मास कम हो जाएगा उतना ही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? तो वैसे तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होना चाहिए और अगर वॉट में है तो ऐसा ही कर लेते हैं, सी स्क्वायर ही कर लेते हैं। लेकिन ये AMU में मासेस है, ये मासेस किस में AMU में। तो इसमें ऐसा करते हैं 930 से मल्टीप्लाई करते हैं, 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी एनर्जी आ रही है। लेकिन ये एनर्जी आ रही है MEV में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाना होगा तो 10⁶। ठीक, क्लियर है ये? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गई। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल बनाना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने जूल एनर्जी लिबरेट हो रही है। क्लियर? ठीक है, किससे? तीन ड्यूटेरियम फ्यूज करके। ठीक है, तो एक ड्यूटेरियम फ्यूज करके एक ड्यूटेरियम से ओवरऑल कितनी एनर्जी लिबरेट होगी? तो डिवाइडेड बाई 3। तो इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है एक E1 कह देता हूं मैं, एक ड्यूटेरियम से। अगर 3 ड्यूटेरियम फ्यूज होते हैं तो इतनी एनर्जी लिबरेट होगी, अगर एक ड्यूटेरियम फ्यूज होगा तो इतनी एनर्जी लिबरेट हो रही है। E की वैल्यू आप निकाल लोगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब आपको आराम से समझना हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो हमारी रिक्वायरमेंट, जिसको मैं अगर E0 कहूँ तो हमारी रिक्वायरमेंट है 10⁻16 जूल पर सेकेंड की। ठीक, इतनी रिक्वायरमेंट हमारी और इतने जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अगर एक ड्यूटेरियम हम कंज्यूम करें तो। ठीक है, तो पर सेकंड इतने ड्यूटेरियम, अगर इतनी एनर्जी हमें लिबरेट करनी होगी तो कितने ड्यूटेरियम कंज्यूम करने पड़ेंगे? तो नंबर ऑफ H2 न्यूक्लियाई कंज्यूम्ड पर सेकंड, क्योंकि इतनी एनर्जी तो हमें 1 सेकंड में चाहिए, तो वो हो जाएगी E0/E1। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, कंसेप्ट बस आप समझते चले जाओ। पर सेकंड इतना जो नंबर आने वाला है, यहाँ से जो कुछ भी नंबर आ गया, मान लिया कुछ कह देते हैं इसको N0 न्यूक्लियाई कंज्यूम होंगे ड्यूटेरियम के पर सेकंड, वो N0 यहाँ से आ जाएगा। अब कितने सेकंड तक ये प्रोसेस चलेगी अगर आपको टाइम निकालना है? तो आपके पास टोटल न्यूक्लियाई है कितने? आपके पास है 10⁻40 न्यूक्लियाई और पर सेकंड कितने कंज्यूम करने पड़ रहे हैं आपको? N0। तो इतने सेकंड तक ये प्रोसेस चलेगी। तो यहाँ से आप सब कुछ सॉल्व करोगे और अपना आंसर फाइंड करोगे। क्लियर? Assuming that about 200 MeV energy is released per fission of uranium nuclei, एक यूरेनियम न्यूक्लाई अगर डिके करेगा, टूटेगा बेरियम और क्रिप्टन में, तो कितनी एनर्जी लिबरेट हो रही है? 200 MeV। व्हाट वुड बी द मास ऑफ यूरेनियम 235 कंज्यूम पर डे? एक दिन में कितना कंज्यूम हो जाएगा मास? अगर हमारा जो रिएक्टर है वो 1 MW का है, 1 मेगावाट का है। ठीक है, तो आराम से सुनना आपको, 1 मेगावाट, इसका मतलब 10⁻6 जूल पर सेकेंड एनर्जी चाहिए होगी। मेगावाट क्या होता है? 10⁻6। इसका मतलब वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होगा, कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा? 10⁻6 जूल पर सेकेंड। एक दिन में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो टोटल? तो 10⁻6 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24, इतनी जूल एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा एक दिन में। क्लियर? ठीक, ये एक दिन में टोटल एनर्जी प्रोड्यूस है। और एक अगर न्यूक्लियाई डिके करता है तो कितनी एनर्जी लिबरेट होती है? 200 MeV।
200 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाएंगे तो 10⁻⁶, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बनाएंगे तो 1.6 × 10⁻⁻19। इतने जूल एनर्जी लिबरेट होगी अगर एक यूरेनियम डिके होता है, और इतनी एनर्जी आपको टोटल पूरे दिन में चाहिए। तो कितने पूरे दिन में कितने नंबर ऑफ यूरेनियम के न्यूक्लियर डिके कर जाएंगे, वो ये वैल्यू निकाल दी मैंने। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाई एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाई 1 डिके। क्लियर है ये? ठीक। इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई चाहिए होंगे हमको। तो कितने मोल्स चाहिए? मोल्स स्मॉल n, तो वो जाएगा कैपिटल N अपॉन एवोगाड्रो नंबर। कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है। नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए तो मास कितना चाहिए होगा? मास, तो मास होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा? 235 ग्राम्स। तो ये आपको मास मिल जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपको आंसर इसका मिलेगा सी पार्ट। ओनली 1 ग्राम यूरेनियम इज रिक्वायर्ड फॉर होल डे। The ratio between acylation of the electron in singly ionized helium atom and doubly ionized lithium atom, उनका रेशियो पूछा है। आराम से समझना आपको। ये दोनों ही हाइड्रोजन लाइक एटम है और दोनों में ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है। आराम समझना। मान लिया इलेक्ट्रॉन कोई सी भी स्टेट में है, n = n में है इलेक्ट्रॉन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एसिलेशन होता है, सेंट्रीपिटल एसिलेशन, और वो एसिलेशन क्या होता है? v²/r। अगर उसमें उसकी स्पीड v है, रेडियस r है, तो एसिलेशन कितना होता है? v²/r। अब आराम समझना, v जो होता है वो आपका z/n के प्रोपोर्शनल होता है, और जो r होता है आपका वो आपका n² z के प्रोपोर्शनल होता है। v किसके प्रोपोर्शनल होता है? z/n के प्रोपोर्शनल होता है, और r किसके प्रोपोर्शनल होता है? n² z के। तो अगर आप एसिलेशन देखोगे तो एसिलेशन किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? तो वो आ जाएगा v² यानी z²/n² डिवाइडेड बाई r। r क्या है? n²/z। तो जो एसिलेशन आ रहा है आपका वो z³/n⁴ के प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक, ये है प्रोपोर्शनलिटी। अब एक है आपका हीलियम एटम, हीलियम आयन सिंगली आयनाइज्ड, और एक है आपका लिथियम आयन डबली आयनाइज्ड, और इनके दोनों ही ग्राउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन। ग्राउंड स्टेट का मतलब n दोनों के लिए क्या हो गया? 1। अगर n 1 हो गया तो एसिलेशन किसके प्रोपोर्शनल हो गया? सिंपली z³ के। तो A1/A2 जो आएगा वो आ जाएगा, हीलियम का z कितना होता है? 2 का क्यूब, अपॉन लिथियम का z कितना होता है? 3 का क्यूब। सो द आंसर विल बी 8/27। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। An hydrogen atom moving with speed v makes an head-on collision with hydrogen atom at rest। इस तरह की सिचुएशन है, एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ वो हिट कर रहा है। ठीक, पहला दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम आपका रेस्ट में है और पहला वाला आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों ही हाइड्रोजन एटम है तो दोनों का मास हम क्या मान लेते हैं? m। बाद में आपको m की वैल्यू भी गिवन है। बोथ एटम्स आर इन द ग्राउंड स्टेट। दोनों ही एटम ग्राउंड स्टेट में थे। द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी v फॉर विच वन ऑफ द एटम में एक्साइट। ये कह रहे हैं इस v की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि इन दोनों में से कोलिजन होने के बाद एक एटम एक्साइट हो जाए। और v की मिनिमम वैल्यू पूछिए, आराम से सुनना आपको। तो पहली बात, अगर कोलिजन हो रहा है और एक एटम एक्साइट हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम की एनर्जी एक्साइटेशन में जा रही है। इसका मतलब ये जो कोलिजन होगा वो इनइलास्टिक कोलिजन होगा। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता, तो कोई भी एटम एक्साइट नहीं करता। और एक्साइट होने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? तो कम से कम वो ग्राउंड स्टेट से n = 1 से जंप करके एटलीस्ट n = 2 में पहुंच जाए। उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? तो कम से कम उसके लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ठीक है, और आपको v की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो कम से कम वैल्यू हम v की कितनी रखें ताकि कोलिजन हो, एनर्जी में लॉस हो और वो एनर्जी कम से कम इसके बराबर हो जाए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ढंग से समझना है। एनर्जी में लॉस अगर आप मैक्सिमम कराना चाहते हो, एनर्जी में लॉस मैक्सिमम हो और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाए,
तो वो सिचुएशन तब होती है जब कोलिजन होने के, ये जो कोलिजन हो वो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो, यानी कोलिजन होने के बाद दोनों एटम एक दूसरे से स्टिक करके साथ साथ चलें। उस टाइम पे मिनिमम वेलोसिटी रख के काइनेटिक एनर्जी में लॉस मैक्सिमम होगा, और वो लॉस आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर पुट कर सकते हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये दोनों एक साथ चलेंगे और इनकी कंबाइंड स्पीड होगी कुछ v डैश। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा ही लगेगा। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करें तो m इंटू वी प्लस 0 किसके बराबर होगा आपका 2m इंटू वी डैश के। सो v डैश विल बी v/2। क्वेश्चन को ढंग से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि v की कम से कम वैल्यू बताओ ताकि ये एक्साइट हो जाए। तो कम से कम एक्साइट तो हम एक्साइट जो होगा वो तो काइनेटिक एनर्जी के लॉस से होगा ना। तो कम से कम वैल्यू में ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो, और वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस एटलीस्ट जस्ट 10.2 के बराबर हो जाए। ठीक, तो कम से कम वेलोसिटी में ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस सिर्फ तभी हो सकता है जब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो, यानी दोनों हाइड्रोजन एटम टकराने के बाद एक साथ मूव करें किसी जनरल वेलोसिटी v डैश से, तब काइनेटिक एनर्जी में लॉस मैक्सिमम होगा। और वो मैक्सिमम वैल्यू आपको एटलीस्ट कितनी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो हो ही हो कम से कम। तो v डैश तो आ गया v/2, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, तो सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी 12mv², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है हाफ, मास तो हो गया 2m, और इसी वजह से वेलोसिटी हो गई है v/2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1/4mv²। और ये जो लॉस आपने किया है, ये लॉस एटलीस्ट 1/4mv², ये लॉस एटलीस्ट किसके बराबर हो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब जरा यहीं से आपको v की वैल्यू निकालनी, कैसे, आराम से देखो। 1/4 मास आप पुट कर दोगे, v² हमें निकालना है, इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक, यहाँ से m की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, डालनी है, और v की वैल्यू आपको सॉल्व करके फाइंड कर लेनी है। क्लियर। इन ए रिएक्शन 1h2 + 1h3 इक्वल टू 2He4 + 0n1 इफ द बाइंडिंग एनर्जीज पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी आपको पर न्यूक्लियन दी हुई है, 1h2 की भी दी है, 1h3 की भी दी है, और 2He4 की भी दी है, x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। देन द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। तो क्या इक्वेशन है, इक्वेशन है आपकी 1h2 + 1h3, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 2He4, और एक न्यूट्रॉन को लिबरेट कर रहे हैं 0n1। तो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा क्यू, अगर हम उसको लिखें तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, तो प्रोडक्ट में जो है वो तो सिर्फ हीलियम है, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी होगी, बाकी न्यूट्रॉन और सिंगल अगर न्यूक्लियन है तो उसकी तो कोई बाइंडिंग एनर्जी होती नहीं है, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी होगी, और वो कितनी दी है, वो आपको दी है Z। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको दी है Z, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 4Z। आराम समझना आपको, हीलियम में 4 न्यूक्लियन है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको दी है Z, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 4 × Z। ये होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो 1s2 की बाइंडिंग एनर्जी दी है आपको x, और इसमें 2 न्यूक्लियन है, तो टोटल इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 2x, प्लस 1h3 की बाइंडिंग एनर्जी दी है y, और इसमें टोटल 3 न्यूक्लियन है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी 3y। सो योर आंसर विल बी 4Z - 2x - 3y। आंसर विल बी बी पार्ट। इन मोजलेस इक्वेशन √μ इज इक्वल टू a टाइम्स z - b। जो मोजले का लॉ होता है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हम k अल्फा की बात करें तो f k अल्फा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू a/z - b। अगर हम k बीटा की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी k बीटा की होगी, l अल्फा की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी l अल्फा की होगी। ठीक है, और इसमें ये जो b होता है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। b डिपेंड करता है कि आप कौन सी सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो। अगर k सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी की बात करोगे, चाहे वो k अल्फा हो, k बीटा हो, k गामा हो, तो b 1 होता है,
और अगर आप एल सीरीज़ की फ्रीक्वेंसी की बात करोगे फिर चाहे वो एल अल्फा हो, एल बीटा हो, एल गामा हो, बी आपका 7.4 होता है। क्लियर? ठीक, ये तो हो गया बी के बारे में। ए कांस्टेंट होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी पॉजिटिव कांस्टेंट है। और ये ए इस बात पे डिपेंड करता है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में हो रहा है। के अल्फा है तो के अल्फा ट्रांजिशन के लिए अलग होगा, के बीटा है तो ए के बीटा के लिए अलग होगी, के गामा के लिए अलग, एल अल्फा के लिए अलग, एल बीटा के लिए अलग, एल गामा के लिए अलग। तो ये जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन किस हायर एनर्जी स्टेट N2 से किस लोअर एनर्जी स्टेट N1 में आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए ये उन्होंने रिलेशनशिप फाइंड की थी। जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन इनमें सही है। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि ए और बी इन दोनों में से कोई भी इस बात पे तो डिपेंड करता ही नहीं है कि जो टारगेट मटेरियल है एक्सरे के सेटअप में वो क्या है। ठीक है, ए और बी इन दोनों में से कोई इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि जो टारगेट मटेरियल है वो क्या है, जेड की वैल्यू क्या है, क्योंकि जेड तो अलग से ही है यहाँ पे। ठीक, तो क्या क्या ऑप्शन बनेंगे इसमें? ए पार्ट, ए इज इंडिपेंडेंट बट बी डिपेंडेंट ऑन टारगेट मटेरियल, नहीं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। बोथ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टारगेट मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड बी डिपेंडेंट ऑन द टारगेट मटेरियल, बी इज इंडिपेंडेंट बट ए डिपेंडेंट, सब गलत है। ए और बी दोनों ही आपके टारगेट मटेरियल से क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट। ए सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन से हायर एनर्जी स्टेट से कौन से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है, और बी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि के सीरीज़ की लाइन निकलने वाली है या एल सीरीज़ की लाइन, या इसी तरह से एम सीरीज़ की लाइन, उसके लिए कुछ और वैल्यू हो जाएगी बी की। The activity of a sample of radioactive material is A1 at time T1 and A2 at time T2. Its mean life is capital T. तो इसमें से क्या इक्वेशन बनेगी वो आपको बताना, आराम समझना है। जो एक्टिविटी है T इक्वल टू T1 टाइम पे जो एक्टिविटी है वो है A1, एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डिके, और T इक्वल टू T2 टाइम पे जो एक्टिविटी है वो है आपकी A2। ठीक है, और मीन लाइफ, एवरेज लाइफ कितनी दी आपको? कैपिटल T, यानी कैपिटल टी डी है आपको 1/λ के बराबर। तो इसमें से पूछा है कौन सी इक्वेशन सही होगी। ठीक है, तो ज़रा ढंग से समझना। अगर मैं A2 लिखूं, अगर मैं इसको इनिशियल मान लूं, ये इनिशियल एक्टिविटी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम खर्च हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम निकला है, तो वो होगा T2 माइनस T1। तो अगर ये इनिशियल एक्टिविटी है तो T2 माइनस T1 के बाद फाइनल एक्टिविटी ये A2 होगी। तो रिलेशनशिप ये होती है A इक्वल टू A नॉट ई रेज टू पावर A नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा T। अगर ये इनिशियल एक्टिविटी है तो T टाइम इंटरवल के बाद ये होगी फाइनल एक्टिविटी। तो फाइनल एक्टिविटी है आपकी A2, और A1 क्या मान लिया मैंने? इनिशियल एक्टिविटी। तो ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा T, टाइम इंटरवल कितना गया? तो टाइम इंटरवल हो गया T2 माइनस T1। ठीक, लैम्डा कितना है? लैम्डा है आपका 1/1 लैम्डा कैपिटल T के बराबर है, तो लैम्डा क्या बन जाएगा? 1/T। और अगर इस माइनस को अंदर ले जाएं तो A2 इक्वल टू A1 ई रेज टू पावर माइनस अंदर ले गए तो ये बन गया T1 माइनस T2 अपॉन कैपिटल T। तो क्या आंसर मैच कर जाएगा इसमें से? इसमें से सी पार्ट आपको मैच कर जाएगा। क्लियर? A particular nucleus in a large population of identical radioactive nuclei did survive 5 half-lives of that isotope. कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, ठीक, और वो अभी तक कितनी हाफ लाइफ सर्वाइव कर चुका है? 5 हाफ लाइफ सर्वाइव कर चुका है। ठीक है, यानी उसका जो पूरा ग्रुप है वो किसी टाइम पे शुरू हुआ होगा और 5 हाफ लाइफ तक काफ़ी सारे जो न्यूक्लियाई हैं वो डिके कर गए होंगे, कुछ बचे होंगे, जो बचे हैं उनमें से वो भी था। 5 हाफ लाइफ ये सर्वाइव कर चुका है, ये पर्टिकुलर कोई भी न्यूक्लियस। ठीक, अभी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं सो दैट द सर्वाइविंग न्यूक्लियस विल सर्वाइव नेक्स्ट हाफ लाइफ। अगली जो हाफ लाइफ आने वाली है ये इसको भी सर्वाइव कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक, तो ज़रा समझो आप, अभी तक ये सर्वाइव कर गया, ठीक है, ठीक है, अगली हाफ लाइफ तो अभी जितने बचे होंगे इसके साथ भी और भी कुछ न्यूक्लियाई बचे होंगे, ठीक है, तो अगली हाफ लाइफ में उनमें से आधे चले जाने हैं, आधे बच जाने हैं। तो अगली हाफ लाइफ के लिए अगर सर्वाइवल की कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा या चांस पूछेगा तो 50% होता है। हर हाफ लाइफ में सर्वाइवल का चांस 50% होता है, क्योंकि जितने बचते हैं उनमें से आधे न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं? डिके हो जाते हैं, आधे बच जाते हैं। तो इस न्यूक्लियाई का भी जो सर्वाइवल का चांस होगा वो 50% होगा, यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ होगी।
क्लियर, ठीक। अगर और इस हाफ प्रोबेबिलिटी में इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि इससे पहले ये कितने हाफ लाइफ सर्वाइव करके आ चुका है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये 10 हाफ लाइफ सर्वाइव करके आ सकता था, 50 हाफ लाइफ सर्वाइव करके आ सकता था। आपको तो अभी से देखना है कि अभी ये न्यूक्लियाई था, अभी है ये, और अगली पूरी हाफ लाइफ सर्वाइव कर जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अगली पूरी हाफ लाइफ में आधे न्यूक्लियाई चले जाने, आधे बच जाने हैं, ठीक। तो अगली पूरी हाफ लाइफ में डिके होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है और सर्वाइव होने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। अगर ये कोई ये पूछे कि अगली 2 हाफ लाइफ सर्वाइव कर जाइए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक हाफ लाइफ सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी हाफ थी और अगली हाफ लाइफ भी सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाएगी। कैसे, फिर से सुनो। अभी अगर मान लिया न्यूक्लियाई 100 है अनडिकेड, और 2 हाफ लाइफ के बाद कितने बचेंगे, 25, तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो आप सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो, तो 100 में से 25 सर्वाइव करते हैं, तो 25 अपॉन 100, टोटल कितने थे 100, 100 में से 25 सर्वाइव करेंगे यानी 1/4। अगर आप एक हाफ लाइफ की बात करते तो मान लिया इनिशियली 100 न्यूक्लियाई हैं, तो एक हाफ लाइफ के बाद डेफिनेटली कितने बचेंगे, 50 न्यूक्लियाई बचेंगे एक हाफ लाइफ के बाद। तो एक हाफ लाइफ सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 50 अपॉन 100, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1/2, ठीक। कोई पूछे 3 हाफ लाइफ सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसी हिसाब से हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इससे पहले ये कितनी हाफ लाइफ सर्वाइव करके आ चुका है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। 2 electrons are moving with the same speed v. 1 electrons enter a region of uniform electric field, while the other enters a region of uniform magnetic field. After some time, if the de Broglie wavelength of 2 are lambda 1 and lambda 2, तो कंपेयर करवाया, आराम समझना। 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इनिशियली सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यानी इनिशियली सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की वेवलेंथ जो होगी डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ वो सेम होगी। उसके बाद एक एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो आराम समझना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा उसके साथ 2 केसेस हो सकते हैं, या तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड बढ़ा देगा या इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड घटा देगा। तो अगर स्पीड बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, स्पीड घट गई तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो जो लैम्डा 1 होगा वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक। अगर इनिशियली वेवलेंथ उसकी क्या है, लैम्डा है, ठीक। अब जरा मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, यानी उसकी स्पीड नहीं बदलती है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी कोई वर्क नहीं करता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स का वर्डन 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, और स्पीड नहीं बदलती है, इसका मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, इसका मतलब उसकी वेवलेंथ नहीं बदलेगी, वेवलेंथ वही रहेगी जो कि पहले थी, यानी लैम्डा 2 लैम्डा के बराबर ही रहेगा। जबकि लैम्डा 1 बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में क्या रिलेशन बनेगा, तो या तो लैम्डा 1 बढ़ गया तो लैम्डा 2 से ज़्यादा हो जाएगा, लैम्डा 1 कम हो गया तो लैम्डा 2 से कम हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। A stationary radioactive nuclei of mass 210 units disintegrates into an alpha particle of mass 4 units and residual nucleus of mass 206 units. If the kinetic energy of the alpha particle is E, then the kinetic energy of the residual nucleus आपसे पूछिए। तो आराम समझना हो क्या रहा है। यहाँ पे एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर कितना दिया है 210, और वो डिके कर जाता है, तो एक तो बनता है डॉटर न्यूक्लियाई और एक बनता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास 4, मास नंबर 4, और जो डॉटर न्यूक्लियाई बना उसका कितना हो जाएगा 206। अल्फा पार्टिकल अगर इस तरफ मूव करेगा, इजेक्ट करेगा, तो रिमेनिंग जो रेजिडुअल न्यूक्लियस है, जो डॉटर न्यूक्लियाई है, वो इस तरफ मूव करेगा। तो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं अगर ई है, तो ये कह रहे हैं रेजिडुअल जो न्यूक्लियस है उसकी काइनेटिक एनर्जी ई डैश आपसे पूछी गई है, ठीक। तो एक चीज़ समझो, अगर हम मान लें इसका मास 210 यूनिट्स है तो इसका मास 4 यूनिट हो जाएगा, इसका मास 206 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मास नंबर के प्रोपोर्शनली मास होता है। और अगर कोई बॉम्ब की तरह अगर इस तरह से एक्सप्लोड करेगा तो एक पार्ट अगर इधर जा रहा है तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट इस तरफ जाएगा, और दोनों के जो मोमेंटम होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, यानी जितना मोमेंटम इसके पास पॉजिटिव होगा उतना ही मोमेंटम इसके पास नेगेटिव होगा। तो डायरेक्शन तो अपोजिट हमें दिख ही रही है, इनके मैग्नीट्यूड्स भी क्या होंगे, बराबर। तो आप ये कह सकते हो स्मॉल पार्ट का अल्फा पार्टिकल का जो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वही आपके रिमेनिंग न्यूक्लियस के मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा।
और मोमेंटम अगर एनर्जी के टर्म्स में लिखें तो 2m होता है। 2 मास मान लिया 4 और काइनेटिक एनर्जी कितनी है E, क्लियर, इज इक्वल टू रिमेनिंग न्यूक्लियस का मोमेंटम भी 2m, मास कितना है 206 और एनर्जी कितनी है E डैश। तो यहाँ से E डैश कितनी आ जाएगी, स्क्वायर कर देंगे, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो E डैश आपका आ जाएगा 2/2E/103। So your answer will be B part. The magnetic field at the center of a hydrogen atom due to motion of electron in the first Bohr orbit, पहले बोहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B दिया है आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा है एट द सेंटर ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में जब वो घूम रहा हुआ इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आराम समझना है, हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक, मान लिया ये कोई ऑर्बिट थी nth ऑर्बिट, और कुछ भी मान लेते हैं z जो है वो z नंबर ऑफ प्रोटॉन सेंटर पर लाई कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है किसी वेलोसिटी v से r के रेडियस में। तो क्या क्या चीज़ें आपको पता है, तो आपको पता है v जो होता है वो z बाई n के प्रोपोर्शनल होता है, और जो r जो होता है वो n² बाई z के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे किसी करंट कैरिंग, अगर कोई करंट I फ्लो हो रही है सर्कुलर लूप में, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2r। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, I/r के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, अब जरा करंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर कोई Q चार्ज t टाइम इंटरवल, अगर t टाइम पीरियड में घूम रहा है, उसकी टाइम पीरियड t है घूमने का, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगी ऑर्बिट में वो हो जाएगी Q/t, और t की वैल्यू होती है 2πr/v। ठीक, तो जो करंट है I वो v/r के प्रोपोर्शनल है। अब v खुद z/n के प्रोपोर्शनल होता है और r जो होता है वो n²/z के प्रोपोर्शनल होता है। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, तो करंट आ रही है आपकी z/n इंटू n²/z। तो करंट जो आ रही है वो आपकी z²/n³ के प्रोपोर्शनल आ रही है, क्लियर। तो करंट आ गई z²/n³ के प्रोपोर्शनल, और जो रेडियस होती है वो खुद n²/z के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो वो आ रहा है z³/n⁵ इसके प्रोपोर्शनल आ रही है। ये प्रोपोर्शनलिटी अगर आप याद रख सको तो बेहतर है, नहीं तो निकालना तो हमें पढ़ना पड़ेगा ही फिर इसी तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल आ रहा है z³/n⁵ के। अब जरा देखो एक ही एटम है, वही एटम है, तो z तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1/n⁵ के। अब अगर आप सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाते हो, तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो सेकंड ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा B/2⁵। अगर आप थर्ड ऑर्बिट में जाते तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता B/3⁵। इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाती। तो आप सिर्फ सेकंड ऑर्बिट में हो तो आपका आंसर मिलेगा B/2⁵। सो योर आंसर विल बी C पार्ट।